बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। ये टॉपिक ये थ्योरी जो है वो ऑलमोस्ट हर 5 ईयर के प्रीवियस पेपर जो है वो ऑलमोस्ट हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो आपने ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। इसमें मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस जो है वो बताऊंगी कि आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं डार्विन की थ्योरी जो है वो बताएं, एक्सप्लेन डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ऐसे आपको क्वेश्चन आता है। और आपको कहा जाता है जी इन्फ्लुएंस ऑफ डार्विन ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी, वो बताएंगे। वो भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे इसको बयान करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो भी आपको इसी ही वीडियो में मिलेगा कि आपने अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो जी सबसे पहले है कि डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अगर आपसे सिंपली पूछी जाती है तो आपने बिल्कुल ऐसे ही ये स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन इज द फाउंडर ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी। डार्विन जो है वो एवोल्यूशन थ्योरी का बानी है। The effects of Darwin's evolution theory are very prominent on psychology. साइकोलॉजी पर, नफ्सियात पर डार्विन की थ्योरी के जो इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत प्रोमिनेंट है, यानी कि साइकोलॉजी पर इसका बहुत ज़्यादा असर है। It was Darwin who organized the evolution theory in a scientific manner in his famous book Origin of Species, published in 1859. डार्विन से पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने एवोल्यूशन थ्योरी जो है इस पर काम किया था, लेकिन जो डार्विन है इसने इसे साइंटिफिक मैनर में बयान किया था अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, जो कि 1859 में पब्लिश की गई थी। अमेरिकन फंक्शनलिज्म आइडियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन डार्विन स्कूल ऑफ थॉट। जो फंक्शनलिज्म आइडियोलॉजी है, जो स्कूल ऑफ थॉट है फंक्शनलिज्म, वो डार्विन की थ्योरी पर बेस करता है। बेसिक अजम्पशंस इसमें क्या है, डार्विन कौन से बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके उस पर काम किया है साइकोलॉजी में, जो कि इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी में जो कि इम्पोर्टेंट है वो है, देयर आर टू बेसिक assumptions ऑफ डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी। द फर्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन एंड द सेकंड इज स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को अगर मैं किसी एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ सबसे पहले, जो कि नोट्स से हटकर है, वो ये है कि इन अ पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स with a genetic trait that increases the chance of offspring will pass their genes on to the next generation more than those without it. हर इंसान में एक जेनेटिक ट्रेट जो है वो पाई जाती है, जो कि वो अपने एनवायरनमेंट से जद्दोजहद के दौरान अडॉप्ट करता है। ठीक है, जिसमें एग्जांपल्स भी आगे आएंगी नेचुरल सिलेक्शन की, जो डायनासोर्स की है। ठीक है, कि वो क्यों ख़त्म हो गए और जो छोटी छोटी स्पीशीज़ हैं वो क्यों ज़िंदा रही। नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन जो है वो ये समझाता है कि जो एनवायरनमेंट के साथ मिलजुल कर मुताबिकत इख्तियार करके रह लेता है वो ज़िंदा रहता है, वो सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, और वो सर्वाइव कैसे करता है, वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो है वो सर्वाइव करता है। यानी कि सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन है और उसके बाद है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर जो है वो सिलेक्ट करती है किसी इंसान को, किसी जानदार को, किसी भी चीज़ को, कि इसे बाकी रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, और ये प्रोसेस उसने कहा कि ये कंटिन्यू है हर लम्हा। नेचर सेलेक्ट करती है, कुदरत सेलेक्ट करती है कि कौन सर्वाइव करेगा या कौन बचेगा इस दुनिया में। अब हम नोट्स में पढ़ते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। डार्विन सेड दैट एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन। The process of selection is continue in nature. The creature who develop adjustment with his environment remains survive. यानी कि वो इंसान, वो क्रिएचर, वो तख्लीक जो कि अपने अंदर एक मुताबिकत पैदा कर लेती है माहौल के साथ रहने की, उस माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है, उसके साथ मुताबिकत इख्तियार कर लेता है, तो वो सर्वाइव कर लेता है, वो जिंदा रह जाता है, वो बच जाता है। एंड द क्रिएचर डज नॉट आर फिनिश्ड। और वो इंसान या वो क्रिएचर, वो तख्लीक जो कि एनवायरनमेंट के साथ मुताबिकत इख्तियार नहीं कर पाता, उसके साथ साथ नहीं चल पाता, अपने एनवायरनमेंट, अपने माहौल की
रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाता, उनमें ढाल अपने आप को ढाल नहीं पाता, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता, वो मर जाता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है दुनिया से। एग्जाम्पल ऑफ डायनासोर्स, अब हम समझाएंगे कि जी नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है with the example of dinosaurs. These big-sized animals needed great quantity of food. कि डायनासोर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े, तो जाहिर सी बात है उनको खाने के लिए भी उसी तादाद में फूड चाहिए होगा, ठीक है, बट विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फूड डेप्रिवेशन इंक्रीज्ड। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे जो इनकी आबादी बढ़ती गई, इनके लिए फूड जो है वो कम होता गया। सो द डायनासोर्स बिगेन टू फिनिश and those animals remained survive who were much smaller in size than dinosaurs। तो क्या हुआ कि डायनासोर्स जो है जाहिर सी बात है उनकी आबादी बढ़ती गई और खुराक उनके हिसाब से नहीं थी, वो कम खाने के साथ सरवाइव नहीं कर पाए, तो वो क्या हुआ कि वो स्पीशीज ख़त्म हो गई, ठीक है, डायनासोर्स जो है वो ख़त्म हो गए दुनिया से, और वो वाले जानवर जो है वो सरवाइव कर पाए जो कि साइज में छोटे थे और उन्हें कम खाने की ज़रूरत थी। दे एडजस्टेड themselves अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि उन्होंने अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो ढाल लिया, तो वो सरवाइव कर गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल है, टॉर्टॉइस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये स्मॉल एनिमल्स हैं जो वो सरवाइव कर गए। और डायनासोर्स उन्होंने माहौल के मुताबिक अपने आप को नहीं ढाला, एनवायरनमेंट के साथ नहीं ढल सके, तो फूड डेप्रिवेशन की वजह से वो ख़त्म हो गए इस दुनिया से। ये डार्विन का कहना है, ठीक है। अब डार्विन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल के लिए, डार्विन इसका पॉइंट क्या है, ये क्या समझाने की कोशिश करता है स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल के लिए। सबसे पहले आपने वो पॉइंट जहन में रखना है कि नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचर जो है वो सिलेक्ट करती है, कुदरती तौर पर ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। डार्विन सेड दैट वन जनरेशंस सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस एंड स्किल्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। In this way, the coming generation is adequate for survival। डार्विन क्या कहता है कि जो जनरेशन है, जो एक जनरेशन, जो पहली जनरेशन है, उसके जो सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस हैं और स्किल्स हैं वो ट्रांसफर हो जाती है उसकी नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। इन दिस वे द कमिंग जनरेशन इज एडिक्वेट फॉर सर्वाइवल, यानी कि अब उसमें जो जीन्स मौजूद है जो उसे अपने आबा अजदाद से मिले, उसमें सर्वाइवल के लिए बेहतर जीन्स जो है वो मौजूद है, वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, और वही स्किल्स को वो और इनहेंस करेगा और उसे अपने नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स को कर देगा ट्रांसफ़र, ठीक, तो वो उसकी और एडिक्वेट जो स्किल्स होंगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स को। तो ये सर्कल जो है वो चलता जाएगा। ये तब्दीली क्या है, डार्विन कहता है कि ये तब्दीली जो है वो कुछ सालों में नहीं आती, ये तब्दीली आती है मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, है एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रहती है ये स्किल्स और सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस, और मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो है वो ऐसी स्पीशीज सामने आती है जो कि सर्वाइवल के लिए फिट होती है। डार्विन ट्राइड टू डेवलप similarity of mental process between animals and humans through many examples। अब डार्विन ने क्या किया कि इसने जानवरों के साथ इंसान को जो है वो तशबीह देने की कोशिश की, इनके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसने कहा कि बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस जो है वो एनिमल्स में भी इंसानों की तरह ही होती हैं। और ये बात इसने अपनी नेक्स्ट बुक जो उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बाद दी, द एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल, जो कि इसने पब्लिश की थी 1872 में। इन दिस बुक ही ट्राइड टू डेवलप सिमिलैरिटी इन द इमोशंस ऑफ मैन एंड एनिमल्स। इसने कहा कि आदमी और जानवर जो है उनमें सेम इमोशनल एक्सप्रेशंस जो है वो होते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी उसने कायम करने की कोशिश की थी अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू जो उसने इस बुक में दिए थी।